friends, I am Sarita Sharma. I welcome you in my YouTube channel and today I have something about UP TET English. I have collection of all the 30 questions of UP TET previous year set. Paper first. Next we see here which of the following sentences is in passive voice. इनमें से कौन सा passive voice का sentence है? पैसिव वॉइस मीन्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी. द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट. स्कॉल्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है बट हेल्पिंग वर्ब नहीं है. इट्स नॉट करेक्ट. सम वॉइस वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन. वर हेल्पिंग वर्ब एप्रोप्रिएट वे में है बट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है. इट्स नॉट करेक्ट. माई वॉच वॉज लॉस्ट. वॉज हेल्पिंग वर्ब एप्रोप्रिएट वे में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है. वी कैन से माई वॉच वॉज लॉस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वी सी हियर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. करेक्ट पैसिव वॉइस डू इट. डू इट की करेक्ट पैसिव वॉइस बतानी है. डू इट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें या तो ऑर्डर दिया जाए या एडवाइस दी जाए या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जाए. इस सेंस में हम इम्परेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं. तो डू इट यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है. तो इस वे में इम्परेटिव सेंटेंस में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इस वे में लिया जाता है. तो let it be done is the correct option for this question. Here, which of the following words is plural? इनमें से कौन सा plural है? Crisis, analysis, criteria, index. Crisis means संकट will also be in singular. Analysis, विश्लेषण will also be in singular. Index means सूची in singular. बट क्राइटेरिया मीन्स मानदंड, मीजरिंग इज इन प्लूरल, क्योंकि मानदंड जो है हमेशा ही प्लूरल में आता है. तो क्राइटेरिया इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. हियर विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल. प्लूरल बताना है हमको. इनमें से कौन सा है? माइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज. इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स एंड न्यूज, these all are uncountable nouns. ये uncountable nouns में आते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. इनको एज अ यूनिट मान के चलते हैं. एज एन यूनिट इनको सेंटेंस में पोजीशन के वे पे हम सिंगुलर या प्लूरल वे में पुट कर सकते हैं बट इनको कन्फर्म वे में नहीं बोल सकते. बट माइस, माइस इज द प्लूरल ऑफ माउस. ये माउस का प्लूरल है. सो माइस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. हियर ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल. इन द above given sentence आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन. यहाँ पर जेंडर बताना है ऑर्फन वर्ड का. इफ वी रीड द सेंटेंस ही, हिज, इसके अकॉर्डिंग अगर हम जेंडर पुट करेंगे तो हमारा आएगा मैस्कुलिन जेंडर. बट मैस्कुलिन जेंडर ही और हिज के वे में हम देखते हुए लगा रहे हैं. बट इट विल नॉट बी करेक्ट बिकॉज यहाँ पर इसको देखते हुए नहीं, सिर्फ ऑर्फन वर्ड का हमको जेंडर बताना है. सिर्फ ऑर्फन वर्ड का, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात नहीं है यहाँ पर. सो कॉमन जेंडर विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ऑर्फन हमेशा बॉयज एंड गर्ल्स बोथ के लिए यूज कर सकते हैं हम. बॉयज एंड गर्ल्स बोथ के लिए. ऑर्फन मीन्स अनाथ, तो अनाथ बॉयज के लिए भी आ सकता है, गर्ल्स के लिए भी आ सकता है. तो कॉमन जेंडर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. हियर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है? हियर वी सी बट, फॉर एंड एंड, दीज ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ये बट, फॉर एंड तीनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बिकॉज ये दो
या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा मेन क्लॉजेज या फिर सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को ऐड करते हैं। बट इफ़ ये सिर्फ 2 को ही ऐड करता है, ये हमारा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। तो इफ़ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, ये सिर्फ 2 क्लॉजेस को ही अनइक्वल वे में ऐड करता है। बट ये तीनों जो हैं वो 2 या 2 से अधिक को कर सकते हैं। Here, fill in the blanks with appropriate prepositions. His thirst dash knowledge left him no leisure dash anything else. अब यहाँ पर for and for will be correct because जब हम के लिए के अर्थ में आंसर हम ढूंढते हैं तो हमेशा फॉर ही आता है, के लिए के सेंस में जब आएगा तब, या फिर किसी भी उद्देश्य के बारे में पूछा जाए तब। हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि उसकी जो थर्स्ट है, उसकी जो प्यास है, किस चीज़ के लिए है? नॉलेज के लिए। तो के लिए के अर्थ में हमारा क्या आया? फॉर। लेफ्ट हिम नो लीजर, नहीं बचा है उसके लिए कोई भी फुर्सत, किसके लिए? किसी भी चीज़ के लिए। फुर्सत किसके लिए नहीं? फुर्सत किसी भी चीज के लिए नहीं। तो यहाँ पर भी के लिए के अर्थ में क्या आएगा? फॉर आएगा। सो फॉर एंड फॉर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हियर द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, ही इज अ फास्ट राइटर। फास्ट जो वर्ड है इनमें से क्या है? अ नाउन, एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, अ कंजक्शन। ये हमारा है एडजेक्टिव, बिकॉज एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी की क्वालिटी को बताएं या फिर नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करें। तो ये हमारा प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ही प्रोनाउन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फास्ट। ही इज़ अ फास्ट राइटर, क्योंकि वह एक फास्ट राइटर है। तो फास्ट वर्ड यहाँ पर उसकी क्वालिटी या फिर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एडजेक्टिव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हियर वी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। इनमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है? She does not know good manners. She reads what she likes. He is a man of great knowledge. I have a very costly book in my house. She reads what she likes. Here we can see यहाँ पर ये जो what clause दे रखी है, जिस सेंटेंस में clause ऐड हो जाएगी वो हमारा सिंपल सेंटेंस में नहीं आएगा. So we can say she reads what she likes is not a simple sentence. It's correct option. Here the sentence, he will be playing the piano in the concert day after tomorrow. यहाँ पर ये कौन से टेंस में पुट हो रहा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब विल बी, तो हेल्पिंग वर्ब विल बी किस में आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आती है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फ्यूचर परफेक्ट का नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं होगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हियर वी रीड in which of the following sentences is the subject of verb a feminine gender noun। इनमें से कौन सा फेमिनिन जेंडर में आता है? तो फेमिनिन जेंडर मीन्स लेडी या फिर फीमेल से ही रिलेटेड होगा। तो देखते ही हम बता सकते हैं इसमें ऑल द फीमेल मेंबर, तो फीमेल वर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, बाकी को सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, फीमेल एंड फेमिनिन जेंडर। Here, the method of teaching in which the teacher tries to establish a link between the foreign language word and the object without the interference of the learner's mother tongue is called। Means without using mother tongue, किसी को भी कुछ भी प्रेषित करना, वो कौन सा मेथड कहलाएगा? विदाउट यूजिंग मदर टंग, विदाउट द इंटरफेरेंस मीन्स बिना मदर टंग को यूज किए हुए। तो स्ट्रक्चरल मेथड मीन्स स्ट्रक्चरल वे में उसको पढ़ाएंगे? नो। बाइलिंगुअल मेथड यानी कि द्विभाषी है, 2 भाषाओं के यूज से पढ़ाएंगे? नो। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मीन्स ट्रांसलेशन मेथड के तौर पे उसको बताएंगे ट्रांसलेट करके, तो उसमें भी तो 2 लैंग्वेज यानी कि मदर टंग की यूज हो जाएगी? नो।
द डायरेक्ट मेथड, इट्स द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज डायरेक्ट मेथड जैसा है उसको वैसा ही बताना बिना मदर टंग को यूज किए. तो डायरेक्ट मेथड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. If you are testing your students' comprehension of written English, you are testing their understanding of they have just. अगर आप उनकी स्टूडेंट्स की रिटन इंग्लिश को जज कर रहे हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहे हो, तो उन्होंने जस्ट क्या किया होगा, रीड किया होगा, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ रखा होगा उसी को तो आप टेस्ट करोगे. जो उन्होंने रीड किया होगा, जो उन्होंने पढ़ा होगा उसी को आप टेस्ट करोगे. तो व्हाट दे हैव जस्ट read, it's the correct option for this question. Here choose the correct sentence. इनमें से correct sentence हमको choose करना है. Please listen your teacher, please listen towards your teacher, please listen of your teacher, please listen to your teacher. अब यहाँ पर हमने मेन देखा your teacher, your teacher, your teacher, your teacher, सब में your teacher मेंशन है. तो हम जब किसी को इंडिकेट करते हैं, किसी को इंडिकेट करने के लिए प्रॉपरली देखा जाए तो टू वर्ड का यूज करते हैं. टू से हम किसको इंडिकेट करेंगे, टीचर को इंडिकेट करेंगे. तो टू वर्ड से ही इंडिकेशन मिलता है. तो वी कैन से प्लीज लिसन टू योर टीचर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इंडिकेशन के वे में टू अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यही हमारा सही होगा. हियर वी रीड, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस. I am not believing him, both of the above, none of the above, I don't believe him. I am not believing him, मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ. अब बिलीव कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ या बाद में करने लगूंगा. नो, इट्स नॉट करेक्ट. बोथ ऑफ द अबव सिंगल सेंटेंस ही है तो ये तो नहीं होगा. नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर के जब रॉन्ग है तो नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा. आई डोंट बिलीव हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ. कुछ चीज़ें जो होती है ना दृढ़ निश्चय वाली, तो आई डोंट बिलीव हिम, बिलीव दृढ़ निश्चय में आ जाएगा. तो वी कैन से आई डोंट बिलीव हिम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. हियर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट. ग्रामेटिकली करेक्ट इनमें से कौन सा है. ऑल दिस मैन आर जेंटल. यहाँ पर ऑल के अकॉर्डिंग, ऑल मीन्स प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के यहाँ पर अकॉर्डिंग यहाँ पर दिस नहीं, यहाँ पर आएगा दीज, तो इट्स नॉट करेक्ट. सेकेंड, ऑल दीज मैन आर जेंटल. अब यहाँ पर ऑल को देखते हुए दीज भी करेक्ट लगा है, बट मैन का प्लूरल नहीं है करेक्ट. मैन का प्लूरल जो होता है MEN, मैन होता है, तो ये अगर होता तो करेक्ट होता. इट्स नॉट करेक्ट. ऑल दीज मैंस आर जेंटल, ऑल भी लगा है, दीज भी लगा है, मैंस यहाँ पर प्लूरल, ये फिर से करेक्ट नहीं है क्योंकि प्लूरल इसमें रॉन्ग वे में दे रखा है, तो इट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट. ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल भी है, दीज भी है, मैन का प्लूरल भी करेक्ट है, आर ये भी मैन के अकॉर्डिंग लगा हुआ है प्लूरल वे में, आर जेंटल. इट्स राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, वी कैन टेक इट. Here we can read, fill in the blank with appropriate preposition. He came to me dash midnight. At का यूज हम करते हैं for specific time without the word day. स्पेसिफिक टाइम के लिए इसका यूज किया जा सकता है, बट जहाँ पर डे वर्ड मेंशन ना हो वहाँ पर. ऑन का यूज हम करते हैं पर्टिकुलर डेज, डेट्स एंड हॉलीडेज के लिए, यानी पर्टिकुलर डे, डेट्स एंड टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे. जस्ट लाइक February 15, 2018, यानी कि हमारा पर्टिकुलर हमें कंफर्म पता है February 15, 2018 की बात की जा रही है, तो इस केस में हमारा ऑन यूज़ होगा. अपॉन का यूज़ हम करते हैं जब कोई भी इंसिडेंट जस्ट किसी के आफ्टर घटित हुआ हो या फिर किसी के कारण घटित हुआ हो, तो उस वे में हम अपॉन का यूज़ कर लेते हैं. इनका यूज हम करते हैं लॉन्गर पीरियड में. लॉन्गर पीरियड मीन्स मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स या सेंचुरीज आ सकती हैं. जस्ट लाइक इन 2015, यानी लॉन्गर पीरियड की बात हमने की है. इन 21st सेंचुरी लॉन्गर पीरियड की बात की, तो इस वे में हमारा इन आता है. बट द करेक्ट ऑप्शन इज एट, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम के बारे में जब बात करेगा तो मिडनाइट हमारा स्पेसिफिक टाइम में आ सकता है. वी कैन से एट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. हियर वी रीड,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज, इनमें से कौन सा है जिनमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। तो एडजेक्टिव क्लॉज की अगर हम बात करें तो जो नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करे वो हमारे आ जाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज में। जस्ट लाइक आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, सॉरी टी इसमें से गायब है, मिसिंग है इसमें से। आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, मैन, मैन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हु, तो यानी कि इस मैन को इसने रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है। आई मैट हिम वेयर ही लिव्ड, आई मैट हिम, यहाँ पर वेयर, ये हिम को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसी अदर प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। अगर हम थर्ड की बात करें, आई मैट हिम इन प्रयागराज विच इज अ होली सिटी, तो प्रयागराज यानी कि प्रयागराज को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, विच कर रहा है, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव क्लॉज है। द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाय ऑल, तो मैन, यहाँ पर मैन को रिप्रेजेंट हु कर रहा है, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव क्लॉज है। बट आई मेट हिम, ये हिम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वेयर, ये किसी अनदर प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी कैन से इट्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स नॉट एडजेक्टिव क्लॉज। Here we can read, fill in the blank with correct preposition. He is junior dash me, यहाँ पर प्रीपोजिशन हमको पुट करना है, कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ही इज जूनियर डैश मी, यानी कि कंपैरिजन की बात हो रही है, तो कंपैरिजन या तो टू से करते हैं या फिर देन से करते हैं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। टू और देन से ही मोस्टली हम कंपैरिजन करते हैं, बट देन से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि तो देखा जाता है मोस्टली कि जो हमारा कंपैरिजन है वो सेम क्वांटिटी का होगा। जस्ट लाइक ही इज टॉलर देन मी, सी इज टॉलर देन मी, स्मार्टर, यानी कि या तो वो टॉल होगा या तो मैं टॉल होगा, या तो वो स्मार्ट होगा या मैं स्मार्ट होगा, तो दोनों को सेम क्वांटिटी में जज करते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपोजिट वे में या तो एक जूनियर होगा या तो एक सीनियर होगा, यानी कि डिफरेंट, जब डिफरेंट वे में कंपैरिजन किया जाने लगे तो उस वे में हम टू का यूज करते हैं, क्योंकि एक जूनियर होगा तो कोई एक सीनियर होगा, तो इस वे में हम टू का यूज करते हैं। Here fill in the blank with correct conjunction. Either he is mad dash he feigns madness, तो आइदर हमेशा, आइदर के साथ हमेशा और आता है, तो और इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हियर अ पैसेज, हियर वी रीड द क्वेश्चन। द वर्ड स्ट्रेंथ इज अ, यहाँ पर देखते ही हम बता सकते हैं पूरा पैसेज ना पढ़े हुए ही। द वर्ड स्ट्रेंथ इज अ, तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ दे रखा है वो क्या है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। तो स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती, जिसको हम ना छू सके ना देख सके, बस फील कर सके, तो फीलिंग वाला हमारा कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Here the next question, one who does not take revenge is, revenge means बदला, जो बदला नहीं लेता है वो क्या होता है, a strong man, a foolish man, a foe, a weak man. So we read the passage, hate into an act of vengeance but it takes a strong character. Here we can read, hate means नफरत करता है, into an act of vengeance, vengeance means नफरत, वेगेंस मीन्स बदला लेना, यानी कि जो बदला लेने की चीज को हेट करता है यानी नफरत करता है बदला लेने से, वो क्या कहलाता है, वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कहलाता है। तो स्ट्रॉन्ग मैन, अ स्ट्रॉन्ग मैन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हियर वी सी सम लाइन्स ऑफ पैसेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनट्रोडन, अनट्रोडन का मीनिंग क्या होता है, अनट्रोडन का मीनिंग होता है दुर्गम, मीन्स पाथलेस, पाथलेस मीन्स दुर्गम, इसका मीनिंग होता है अनट्रोडन का। सो वी कैन सी हियर अनएक्सप्लोर्ड, इसका मतलब होता है खोजना,
हिडन, इसका मतलब होता है छिपा हुआ। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। तो इन तीनों में से ही कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि खोजना या फिर छुपा हुआ या फिर स्पष्ट इसका मीनिंग नहीं है। ये तीनों ही करेक्ट नहीं है। सो द लास्ट ऑप्शन अनएक्सप्लोर्ड, इसका मीनिंग होता है बेरोजगार या फिर पाथलेस। तो ये दोनों ही सेम मीनिंग वाले हुए, बेरोजगार या पाथलेस। और अनट्रोडन का मीन्स भी होता है दुर्गम या फिर पाथलेस। तो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अनएक्सप्लोर्ड इज द राइट ऑप्शन। हियर आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकेंड स्टैंजा। करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, हमें करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच बतानी है सेकंड स्टैंजा में। सेकंड स्टैंजा अगर हम देखें तो फेयर एज, यहाँ पर एज लगा हुआ है। एज मीन्स किसके साथ आएगा? सिमिली के साथ। सिमिली के साथ हमेशा आता है एज, लाइक या सो। लाइक, एज या सो, ये वर्ड्स अगर हमको देखने को मिल जाते तो वहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो एज के अकॉर्डिंग सिमिली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हियर वी कैन रीड विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस और सेंटेंसेज इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन से करेक्ट हैं? दीज इज फ्यू होप ऑफ रिकवरी, दीज के साथ इज बिल्कुल नहीं आता है, इट्स नॉट करेक्ट। He showed few concern of his nephew, अब यहाँ पर ये वर्ड आया है few, few के अकॉर्डिंग हम देखें तो few का यूज कहाँ होता है? few का यूज हमेशा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। ये कंसर्न के साथ यूज हुआ है, ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। तो इट विल नॉट बी करेक्ट, क्योंकि फ्यू के साथ हमेशा ही काउंटेबल नाउन्स आते हैं। इट्स नॉट करेक्ट। ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्विस्ड, लिटिल, यहाँ पर ये लिटिल वर्ड है। लिटिल वर्ड के अकॉर्डिंग हम देखें तो लिटिल का यूज हमेशा ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, मर्सी मीन्स दया, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल यानी कि जिसको काउंट ना कर सके, सिंगुलर वे में अनकाउंटेबल नाउन में ये हमारी दिख गई हमको लिटिल के साथ में। तो इट्स द करेक्ट ऑप्शन। अब इनमें से देखते हैं ओनली सी, ए, बी एंड सी, नन ऑफ द अबव, ओनली ए। तो इसके अकॉर्डिंग only C, it's the correct option for this question, only C. Here we can see, point out the sentence which is in past perfect tense. past perfect tense, first of all हम देखेंगे helping verb had plus verb की थर्ड फॉर्म मिलेगी देखने को, वहां पर past perfect tense होगा। यहाँ पर had plus verb की थर्ड फॉर्म है, we can say I had eaten my little before he arrived. It's the correct option for this question. Here we can read, fill in the blanks with the correct article. Correct article हमें यहाँ पर put करना है। Neil Armstrong was dash first man to walk on dash moon. Here moon natural things है ये, और यहाँ पर ये नंबर नेम है। तो नंबर नेम के साथ हमेशा ही द आता है, और नेचुरल थिंग्स के साथ भी हमेशा ही द आता है। तो द इट्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हियर वी रीड, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर डैश आर। यहाँ पर सेंटेंस है द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर डैश आर। आर को देखते हुए हमें यहाँ पर पुट करना है। आर में स्टार्टिंग में, आर में अगर हम देखें, आर सिंगुलर दे रखा है। अगर ये प्लूरल में होता तो 2 और 3 हमारा आ सकता था, बट ये प्लूरल में नहीं है तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा, ना 2 आएगा ना ही 3 आएगा। अब बचा हमारा ए और एन, इन दोनों में से ही कोई आर्टिकल हमको पुट करना होगा। तो ए नहीं आएगा। ए अगर हम देखते हैं एच के अकॉर्डिंग तो आ सकता है, एच कॉन्सोनेंट हमारा देखने को मिल रहा है, बट इसकी जो साउंड है वो आर यानी कि वॉवल के वे में निकल रही है। यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में है, बट इसकी जो साउंड है वो एक वॉवल के वे में निकल रही है। तो वॉवल के वे में जब हमारी साउंड निकलती है तो हमेशा ही वॉवल वाला ही आर्टिकल लगता है। तो वॉवल वाला हमारा आर्टिकल है एन। हेयर वी यूज
N. Here, add the right suffix to pluralize the word ox. ऑक्स में कौन सा सफिक्स लगाएंगे तो हमारा ये प्लूरल बन जाएगा. तो एक्स में हमेशा en सफिक्स लगाएंगे क्योंकि ऑक्स का प्लूरल हमारा ऑक्सन होता है. तो en इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑक्सन ही हमारा प्लूरल होता है. ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन. तो en इट्स राइट. Here we read, change the word grow into a noun by adding one of the suffix given below. इनमें से कोई भी suffix ऐड करने पर grow का noun बनाना है. तो grow के साथ हमेशा ही th suffix का यूज होगा. तो grow का हो जाएगा growth. So th is the right suffix for this question. So th is the correct option for this question. Thank you all for watching it till end. Thanks. We will come to know the new level of English in next video. Thanks for all.